तो किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए कि एक तो बिल्कुल स्पष्ट लिखें, आंसर का जो मेन पॉइंट है उसको आप हाईलाइट करें। यदि आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो उसके नीचे थोड़ा डार्क अंडरलाइन कर दो, ताकि टीचर को पता लगे कि मेन पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं। आप जो 10-20 पेज लिखते हैं पेपरों में, कोई भी टीचर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, कम से कम मेरे जैसे टीचर तो नहीं पढ़ते हैं, औरों का मुझे कुछ पता नहीं। बस उनकी नज़र वहीं पर जाकर के रुकती है जहाँ पर आपने गलती किया है, सही को तो कोई पढ़ते ही नहीं है। और आपको क्या नज़र दौड़ाना है मास्टर का कि मास्टर जी आप गलती मत देखो, देखो मैंने सही कहाँ पर लिख रखे हैं। तो टीचर का नज़र जाएगा कब? जब उसको आप हाईलाइट कर देंगे, तो केवल आपकी अच्छाइयों के ऊपर ही नज़र जाएगा और जो गलतियां हैं उसके ऊपर नज़र ही नहीं जाएंगे। तो नंबर कटने से बच गया क्या? नहीं, ये तरीका है, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स को लिखें, उसको हाईलाइट करें। तो करने में कौन सी बुराई है? और यदि नहीं करो तो नीचे अंडरलाइन तो कर ही सकते हो, खुला खुला लिखो, हाईलाइट कर सकते हैं। हम लोग स्केच से अंडरलाइन करते थे, उस टाइम में होता होगा हाईलाइटर, मुझे नहीं पता था भाई। अब तो गली कूचे में सबों को पता है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया था, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्स नाम का कोई एक कंपाउंड है, एक्स नाम का कोई एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 है। एक्स नाम का कोई एक एलिमेंट है, मतलब कंपाउंड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यह Y नाम का कंपाउंड बनाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यह Y नाम का कंपाउंड बनाता है। और जब इस Y नाम के कंपाउंड का आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये फिनॉल बनाता है और एसीटोन बनाता है। तो बताइए कि X यहां पर क्या है, इसका IPAC नेम लिखो, Y क्या है, इसका IPAC नेम लिखो। समझ में आ गया? क्वेश्चन ये था। आप सभी स्टूडेंट्स ने जितने भी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, किसी का गलत है ही नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपको कैसे पता लगा कि यह क्यूमीन है। ये पता कैसे लगा कि यह क्यूमीन है? जो बच्चा मुझे इसका सही जवाब दे देगा उस बच्चे को प्रैक्टिकल में पूरे 30 में 30 नंबर मैं लगाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे एक्सटर्नल से लड़ना पड़ जाए। जो बच्चा केवल इस प्रश्न का जवाब दे देगा कि आपको कैसे पता लगा कि इसका यही स्ट्रक्चर होगा। यहां पर देखो, एक होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पता नहीं बच्चे कहां कहां पर जाकर के पढ़ रहे हैं और ये नहीं पढ़ा है, फालतू के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें ये पता लगता है
कि जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है वह ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएगा या रिंग बनाएगा। यदि ओपन चेन बनाएगा तो उसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे, या होंगे ही नहीं। यदि रिंग बनाएगा तो उस रिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे या नहीं होंगे, यदि होंगे तो कितने होंगे, ये सभी जानकारी हमें डीयू देता है। ठीक है। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला होता है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन मॉलिक्यूल। जो भी आपको यहां पर मॉलिक्यूल दिया गया है, इसमें जितने कार्बन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इस मॉलिक्यूल में जितने भी हाइड्रोजन की संख्या है उसे माइनस करो। यदि इसमें कोई हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को भी माइनस करो। यदि इसमें कोई नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को प्लस करो। इस तरीके से सबों के लिए अलग अलग है। तो मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया था। मैं अभी इतना ही लिख रहा हूं। हमें जो दिया गया इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से हाइड्रोजन के नंबर को माइनस किए और इसे आपने 2 से डिवाइड किया और यहां पर +1 लिखा। ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब यहां पर देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, 9 होगा क्या। तो आपको यहां पर मिला 18 और H यहां पर 12 है तो -12/2 +1। अब यहां पर 18 - 12 कितना होगा, 6 होगा। और 6 को 2 से डिवाइड किए तो 3 और 3 + 1 कितना मिला, 4 मिला। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको 4 मिला। अब जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको 4 मिलता है तो इसका कुछ मतलब भी होता होगा। इसका मीनिंग ये होता है, मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जिसकी हमें जरूरत है मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसका मीनिंग ये होगा यहां पर कि इसमें एक रिंग होगा और 3 यहां पर डबल बॉन्ड होंगे। तो हमें पता लग गया कि एक रिंग है और उसमें 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग का पता लग गया क्या। तो आपने यहां पर लिखा एक रिंग और इसमें 3 डबल बॉन्ड। भाई यहां पर टोटल 9 कार्बन है, ये तो अभी 6 कार्बन ही हुए हैं, तो बाकी 3 कार्बन तो और चाहिए। तो एक कार्बन यहां पर लगा दिए, एक कार्बन यहां पर लगा दिए, एक कार्बन यहां पर लगा दिए। तो पवन बोलेगा नहीं जी मैं तो वो नहीं करूंगा, एक कार्बन मैं यहां पर लगाऊंगा, एक कार्बन यहां पर लगाऊंगा, एक कार्बन यहां पर लगाऊंगा। लगा दो, किसने मना किया। क्योंकि हमें तो अभी इतना ही पता लगा है कि एक रिंग है और उसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो वो हमने ये रिंग बना दिया। अब 9 कार्बन पूरा करने के लिए अब मर्जी कहीं भी 3 कार्बन को लगाओ, जैसे भी आपका मन करता है। यहां पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन और इस कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन। देखिए यहां पर 6 + 3 कार्बन हो गए क्या, हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 9 और 9 + 3 12। और ये देखो यहां पर 1 2 3 4 5 3 + 3 6 6 + 1 7 और 7 + 5 12 हाइड्रोजन यहां भी है। भाई इस मॉलिक्यूल का यह भी स्ट्रक्चर हो सकता है और यह भी स्ट्रक्चर हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें यह देखना है कि ऑक्सीडेशन होने पर जो कंपाउंड बना रहा है उसका हाइड्रोलाइसिस होने पर फिनॉल बनाता है।
अब दिमाग में आएगा कि ऐसा काम तो क्यूमीन में होता है, तो इन दोनों में से क्यूमीन कौन है? ये है। तो हमारा सही आंसर ये होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या इस तरीके से एनालिसिस किए थे क्या? आप तो ट्यूशन पढ़ने वाले मास्टर जी के पास बैठ गए और मास्टर जी को बोले कि सर जी जरा सर्च करके दियो जी। 90% बच्चों ने ऐसे ही किया था। यहां तक समझ में आया? यदि अब भी आप अपने अंदर की कमी को दूर करना चाहते हैं तो इतनी मेहनत करो, हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, लेकिन समझ करके, रट करके नहीं। क्योंकि गूगल आपको सॉल्यूशन दे सकता है, गूगल आपको समझा नहीं सकता है। वो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे देगा कि भाई इसका ये सॉल्यूशन हो। आप कहेंगे समझा दो, तो कहेगा जाओ पारस सर के पास या किसी और सर के पास। किन्हीं को कोई डाउट? अच्छे तरीके से समझ में आया क्या? क्योंकि मैंने 3 ऐसे क्वेश्चंस दिए थे जो कि बिना दिमाग लगाए हुए बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता था। तो दिमाग तो लगाए लेकिन अलग डायरेक्शन में लगा दिए। अब यहां पर देखो, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें कि बहुत सारे नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व थे। अलग अलग मैंने नेम रिएक्शन पूछने से अच्छा समझा कि एक ही क्वेश्चन में मैं डाल दूं, और वो था क्वेश्चन नंबर 9 का ए। इसमें कई नेम रिएक्शंस आएंगे। अब यहां पर देख लीजिए, मैंने कुछ इस तरीके का दिया था, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 और यहां पर मैंने दिया था FeCl3/Cl2 और यहां पर मैंने दे दिया A। उसके बाद फिर मैंने यहां पर लिख दिया NaHg/HCl, यहां पर मैंने दे दिया B। उसके बाद मैंने यहां पर दिया HNO3 with H2SO4 और मैंने यहां पर दिया C। फिर मैंने यहां पर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ONA, उधर जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, और यहां पर मैंने दे दिया D। और D के बाद मैंने दिया H2PD विद चारकोल और यहां पर मैंने दिया E। अब यहां पर जिसने भी, हालांकि जिसने क्या, सबों ने लिखा है, अक्षय ने भी लिखा है। अब पता कैसे लगा कि यहां पर क्या होना है? मुझे यह बता दो कि यहां पर FeCl3 कर क्या रहा है? नहीं पता है। थैंक यू। अब आगे लाइन पर देखो, FeCl3 हो,
FeBr3 हो, AlCl3 हो, ये सब के सब एनहाइड्रस होने चाहिए। इसका काम होता है फ्री रेडिकल बनाना, सॉरी इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल बनाना। समझ में आया? इन तीनों का काम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पर करता है? बेंजीन रिंग पर करता है। यदि यहां पर FeCl3 ना होकर के यहां पर रेडिएंट एनर्जी होता तो यह क्लोरीन साइड चेन में लगता, और यदि यहां पर FeCl3 है तो यह क्लोरीन रिंग में लगेगा। पता लग गया क्या? यदि यहां पर रेडिएंट एनर्जी होता तो यह क्लोरीन साइड चेन में लगता, यदि यहां पर हमारे पास कोई भी लुईस एसिड होगा तो ये कहां पर लगेगा? रिंग में जाकर के लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इसने क्या बनाया? Cl+ और Cl- बनाया इसने। तो जो Cl+ है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करने जा रहा है। अब ये अटैक कहां करेगा ये देखना है। अटैक 1 2 3 4, इसके पास 4 जगह है, इन्हीं 4 जगह कर सकता है, क्योंकि ये तो जगह खाली नहीं है और ये भी जगह यहां पर खाली नहीं है। ठीक है? अब यहां पर यह जो अटैक करने जा रहा है, यह अटैक करेगा आपको ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। यह कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। आप कहेंगे जी मुझे पता कैसे लगेगा? ऑर्थो और पारा पोजीशन पर कैसे अटैक करेगा, मुझे कैसे पता लगेगा? और यदि ऑर्थो और पारा पोजीशन पर अटैक करता है तो यदि हम इसको मान लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो ऑर्थो पोजीशन ये होता है, नहीं तो ये होता है। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये होगा या तो ये होगा, और पारा पोजीशन ये होगा। तो चलो यहां पर पारा खाली नहीं है तो पारा पर अटैक नहीं करेगा, या तो यहां पर अटैक करना चाहिए या तो यहां पर अटैक करना चाहिए। तो अग्रवाल जी बोलेंगे नहीं जी मैं तो इसके रेस्पेक्ट लेकर के चलूंगा। यदि इसके रेस्पेक्ट चले तो ऑर्थो पोजीशन ये कहलाएगा। चलो यहां भी पारा खाली नहीं है, तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि हम इसके रेस्पेक्ट जोड़ेंगे या इसके रेस्पेक्ट जोड़ेंगे। तो यहां पर इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? ये है। तो हम यहां पर क्लोरीन के रेस्पेक्ट इस क्लोरीन को यानी कि इस इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर अटैच करेंगे। अब यहां पर जो क्लोरीन है ये है क्या? यह क्लोरीन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहां पर जो यह क्लोरीन है वो क्या है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पता कैसे लगा? देखो जो यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक नहीं यहां पर 3 लोन पेयर है। और याद रखना जिसके पास लोन पेयर होता है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है, और जिसके पास लोन पेयर नहीं होता वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। इसलिए ये जो बनने जा रहा है यहां पर, यह कुछ इस तरीके का होगा। ये Cl पहले से था, ये C डबल बॉन्ड O था, 1 2 3 ये चीज मैंने लिख दिया, और ये Cl यहां पर लग गया। समझ में आया क्या? तो A का पता लगा। अब यह सोडियम अमलगम विद HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब सोडियम अमलगम का क्या काम है? सोडियम अमलगम हो या जिंक अमलगम हो, दोनों का एक ही काम है, और दोनों का काम क्या है? क्लेमेंसेंस रिडक्शन करवाना।
क्लेमेंसन रिडक्शन तो पढ़े होंगे। तो यहां पर जो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, एक्चुअली यहां पर क्या होता है, यह इसको इस तरीके से याद रख लें। 3 मैंने नाम बताया था, रेड फॉस्फोरस विद HI, ZnHg विद HCl, यह यहां पर NaHg विद HCl, या हाइड्रोजन 1 2 3 याद रखना। इस 3 का एक ही काम है, इसको जहां ऑक्सीजन मिलता है उसको पकड़ के फेंक देता है और वहां पर हाइड्रोजन जोड़ देता है। यानी कि जहां पर C डबल बॉन्ड O है, इसको यह बदल देगा CH2 में। बात समझ में आई क्या? तो क्या होगा, CO यहां पर है, इस ऑक्सीजन को हटा देगा और यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो B यहां पर क्या हो जाएगा, B होगा यहां पर, अब ये CH2 हो गया, ये भी CH2 था, ये भी CH2 है, और ये पॉइंट हमारा CH3 है। एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है। समझ में आ गया? अब यह किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ। अब बताओ HNO3 का क्या काम है? HNO3 का काम है नाइट्रेशन करवाना। HNO3 का क्या काम है? नाइट्रेशन करवाना। और यह नाइट्रेशन किसके द्वारा होगा? अब नाइट्रेशन जो होगा ये इसके रेस्पेक्ट में हम जोड़ेंगे। आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि अब यहां पर क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन लगेगा। अब ये सब +1 में आपने नहीं पढ़ा है तो मेहनत कीजिए। ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से होगा, और हाइपर कंजुगेशन के कारण भी क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा होता है। अब यहां से ऑर्थो पोजीशन या तो ये होगा या तो ये होगा, तो जो सूटेबल होगा वहां पर हम लगा देंगे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, C, यहां पर ये बेंजीन रिंग रहा, यहां पर Cl, यहां पर Cl, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पर क्या जोड़ देगा, NO2 ग्रुप जोड़ देगा। क्या, किसकी वजह से हमें पता लगा, HNO3 से पता लगा। अब ये क्या आ गया, याद करो, विलियमसन सिंथेसिस। सारे नेम रिएक्शन मैंने इसी में डाल रखे हैं। और विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, ईथर बनता है। विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनता है। क्या होगा, ये वाला Na और ये वाला Cl आउट। अब यहां पर D क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन रिंग, यहां पर NO2, 1 2 3 4, यहां पर Cl, Na चला गया, यहां पर और आ गया CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत? अब D के आगे कौन था, D के आगे कौन था भाई, H2 PD ऑब्लिक चारकोल, यही था। अब देखो पैलेडियम क्या करता है, रिडक्शन करता है। पैलेडियम का क्या काम है, रिडक्शन करवाना।
और यदि यहां पर चारकोल प्रेजेंट है तो याद रखना, यदि चारकोल प्रेजेंट है तो यह केवल मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ही बदलेगा और कुछ नहीं करेगा। ऑक्सीजन की ओर तो ये देखेगा भी नहीं, तो ऑक्सीजन की ओर ये नहीं देख रहा है, इस ऑक्सीजन की ओर भी नहीं देखेगा। क्या करेगा, यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड देख रहे हैं इसे किस में बदल देगा, सिंगल बॉन्ड में। यानी कि जो यह एल्कीन है उसे एल्केन में बदल देगा। तो अब ई पॉइंट जो आपको मिलेगा यहां पर मिलता है NO2, यहां पर Cl, यहां पर O, CH2, CH2, यहां पर CH3, CH2, 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 CH3। और ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों के सही है, लेकिन किसी ने इतना दिमाग यूज नहीं किया होगा। हाँ, अक्षय ने किया था। अब समझ में आया क्या? मैंने जानबूझकर के इस तरीके का क्वेश्चन सेट किया था कि सारे नेम रिएक्शन एक ही क्वेश्चन में आ जाए।